इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th जो है उसके ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बीटीबीसी बुक यानी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। जो हमारा बुक है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसके सॉल्यूशन को आज हम इस सारे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, तो उसका देख लेते हैं कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आप देख लो, कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। फिर है कि रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधन के अनियोजित आयोजित नहीं अनियोजित होगा, यहाँ पे नी होगा, विदोहन से। फिर है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो आप देख लो कि 12.2 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से हमारा लघुत्तरीय प्रश्न का पहला है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो ये क्योंकि लघुत्तरीय तो हमें यहाँ पे 30 वर्ड में लिखना था, तो उसी हिसाब से लिखा है कि सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में लाने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। उसके बाद है कि प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन के अनुसार संसाधन नहीं होते, बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा, इन सबको भी हम संसाधन मानते हैं। अब देखो, जैसे जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते, तो ये मैं समझा देती हूँ। जैसे आप देख लो कि कोई पेड़ कटा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, शीशम का ही है मान लो, और वो गिरा हुआ है, तो वो क्या आपके लिए संसाधन है? नहीं, क्योंकि वो गिरा रहे कुछ भी रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके किसी काम का नहीं है। बट अगर आप उसकी लकड़ी का यूज़ करके अपने लिए चेयर बनवा ले रहे हो, पलंग बनवा रहे हो, कोई कवर्ड बनवा रहे हो, यानी अगर आप उस लकड़ी का कुछ यूज़ करके बनवा लेते हो और वो चीज़ आपके काम की, तब आप कहोगे कि हाँ, वो अब मेरे लिए संसाधन है। तो संसाधन हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, जो उपयोगी नहीं उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। यही बेसिकली जिमरमैन कहना चाह रहे थे। फिर कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो आप देखिए कि संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। नाम से ही देखो, संभावी यानी संभावना है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। जो हिमालय क्षेत्र की खनिज है, क्योंकि इतना बड़ा सा हिमालय, ठीक है, मान लो यहाँ पे खनिज है, तो इसको हम कैसे तोड़ तोड़ के अंदर का निकालेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसका भी यूज़ नहीं कर रहे। संभावना है, अधिक गहराई में होने के कारण ये इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा है कि संचित कोश संसाधन। तो आप देखो कि संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी एक टाइप का वो संभावी संसाधन ही है, लेकिन अगर हम उसमें तकनीक का यूज़ करें ना, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, वही होता है संचित कोश संसाधन। किंतु इनका जो प्रयोग है वो अभी यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग किया जाएगा, है ना, बट अभी इसका यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमारे पास और भी संसाधन उपलब्ध है, जिससे हमारे काम में कोई भी रुकावट नहीं पैदा हो रही। तो संचित को संसाधन भी आपने देख लिया। थर्ड क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता लिखिए। तो आप देखो कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए संसाधन का अहम भूमिका होता है। सही बात है। आप देखो हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ोगे तो वो क्योंकि वहाँ पे संसाधन कमी आ गई थी, बाढ़ शायद आ गया था, तो हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। फिर कोई भी सभ्यता आप देखो अगर वो मिट रही है, तो वो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है संसाधन। जहाँ पे संसाधन है, जैसे अभी देख लो, गांव से मैक्सिमम लोग शहर की तरफ जाते, काम करने जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो गांव में है वहाँ पे संसाधन कम है, लेकिन शहर में बहुत सारा काम है। आप इस फैक्ट्री में नहीं, उस फैक्ट्री में, ठीक है, मतलब अलग अलग लेवल के बहुत सारे काम है आपके पास करने को। बट गांव में क्या है, बस आप नॉर्मली या तो दुकान वाला को खोलना है, दुकान वगैरह, तो वो खोल लो, नहीं तो किसानी वाला काम करो। मतलब छोटे लेवल पे होता है, स्तर बहुत नीचे होता है। वही गांव में बहुत सारे, शहर में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वही है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण एवं अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। सही बात है। अब देख लो हमारे पास पानी अवेलेबल है, ठीक है, बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है, तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। मतलब नॉर्मली हम लोग नहा लेते हैं 3-4 बाल्टी से,
कपड़ा धो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बाल्टी से बार बार कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, मतलब बहुत बर्बाद करते हैं। बट वहीं आप चले जाओ राजस्थान साइड में चले जाओ, ठीक है, ऊपर चले जाओ जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, तो वहाँ का जो पानी होता है वो जल्दी सूट नहीं करता, पुणे वगैरह का, ठीक है। तो कोटा का आप देख लो, स्टूडेंट बहुत सारे वहाँ रहते हैं, वहाँ का पानी, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं कि तबीयत खराब हो गया है ना, उन लोगों को बहुत तरह तरह की बीमारी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो संसाधन है ना उसका यूज़ अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यही जो संसाधन संरक्षण है उसके बारे में बताया गया है कि इस समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी हम लोग को उसको बचा कर चलना होगा, ठीक है। जैसे अब घर में क्या कहते देखते हो, सोना का हार रहता है तो उसको बचा के रख देते कि हाँ ये मेरे अगला जनरेशन के लिए है। तो उसी तरीके से हम लोगों को संसाधन को भी बचा के रखना चाहिए, जल हो गया, कुछ भी हो गया, कि हाँ ये चीज़ मेरे अगले जनरेशन के लिए काम आएगी। फिर संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो आप देखो कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। जैसे अभी आप देखो, संभावी संसाधन को हम कैसे संचित को संसाधन बनाए थे, तो तकनीक की मदद से। तो तकनीक क्या है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उसे उपयोगी नहीं बनाया जाए। जैसे कोई लकड़ी है, पड़ी हुई है, तो इसको हम लोग संसाधन कहेंगे नहीं, जब तक उस पर हम लोग क्या करेंगे कि तकनीक की मदद से उसको काटेंगे नहीं, ठीक है, फिर उसका कोई चेयर या बेंच नहीं बनाएंगे, तो तब तक हम लोग उसको क्या कहेंगे कि हमारे लिए संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे नदियों में बहते हुए जल से पनबिजली उत्पन्न करना, क्योंकि नदी तो अपने काम से बह रही है। अब वहाँ पे अगर हम पनबिजली वाले मशीन लगा दें तो इससे क्या हो रहा है कि एक तीर से दो निशाना हो जा रहा है। बहती हुई अगर वायु है तो उससे हम पवन ऊर्जा बना सकते हैं। भूगर्भ में उपस्थित खनिज अयस्कों का शोधन कर उसको उपयोग में लाया जाता है। इन सभी की अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती रहती है, ठीक है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा पर व्याख्या करें। देखो, सतत विकास मतलब होता है जो हमेशा चलने वाला विकास है। बस आप एक बात में याद रखो, जैसे संसाधन का मनुष्य के जीवन का आधार है। सही बात है, संसाधन जो है वो मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है, लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। सिर्फ पेट्रोलियम ही हो गया। आप देखो, हम लोग बिना मतलब का पेट्रोलियम, बड़ा बड़ा कार ले लेंगे, ठीक है, और उस पर क्या चलेगा कि एक ही आदमी रहेगा कार के अंदर, और लेकिन आप देखो कि आप एक आदमी बैठो, 6 आदमी बैठो, पेट्रोल तो उतना ही जल रहा है। तो वो सब चीज़ में क्या करना होगा ना, हमें सुधार करना होगा। जैसे भूमंडलीय तापन, आप देखो कि अभी टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है। पहले होता था कि 3 मौसम 4 मौसम होती थी ना, वर्षा हो गया, ठंडा, गर्मी, ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग सीजन। बट अब आप देखो मैक्सिमम गर्मी रहता है। आप देखो नवंबर तक गर्मी रहेगी, दिसंबर तक भी गर्मी रहता है। जनवरी में मतलब लास्ट दिसंबर में आप देखोगे, मिड दिसंबर से लेके मिड जनवरी तक आपको बस ठंडा रहेगा, फिर गर्मी आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ओजोन अक्ष, आप देखो ओजोन लेयर जो है उसमें जो है वो छिद्र हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर का यूज़ करने से, एयर कंडीशनर का यूज़ करने से। पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन कहते हैं, जिसके कारण ताजमहल का कलर येलो हो रहा है। तो ये सब हो रहा है। तो इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, विश्व शांति के साथ साथ जैव जगत को सुरक्षित करने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा, अर्थात संसाधनों को नियोजित उपयोग करना होगा। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है, जिसमें वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाए। वही बात है जो भी मैंने बताया, सोना जैसे हम बचा के रखते हैं वैसे संसाधन को भी बचा के रखेंगे कि हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर पाए। फिर है कि अभी देखो कोविड जो आया था, यही वजह है कि हम लोग अनियोजित तरीके से यूज़ जो कर रहे हैं। इसी वजह से कोविड में आप देखे थे सबको सिलेंडर लेकर, जो वो था ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मतलब स्टॉक रखना पड़ा था, मास्क में घूमो ये वो। तो अगर हम इसको पहले से ही इसको ध्यान में रखते और उस तरीके से हम लोग जो उसका क्या उसको कहते हैं ना प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करते तो इतना नहीं होता। बट हमने भी ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ गया। तो ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि छोटी तो नहीं थी, कोविड बहुत बड़ी थी, ये हिस्ट्री है, हम लोगों ने हिस्ट्री जिया है। मतलब आगे वाली जनरेशन इसको बहुत डीप में पढ़ेगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वार ऐसे हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार इतना से इतना हुआ था, उसमें ये हुआ था। सेम वैसे ही हमारी जो अगली जनरेशन है वो क्वारंटाइन के बारे में और लॉकडाउन के बारे में पढ़ेगी। तो हम लोगों ने बहुत अहम जो टाइम है उसमें हम लोगों ने जिया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये देखो कि ये हमें सिखाता है कि आखिर हमें कैसे काम करना चाहिए, है ना। कोई भी गलती से हम सीखते हैं। फिर अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। नाम से पता चला व्यक्तिगत यानी जो किसी खास व्यक्ति का होगा, जैसे घर, ठीक है। भूखंड जो खास, देखो ना, अब मेरा घर, मेरा जमीन जायदाद, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब क्या है, मेरा है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। सामुदायिक जो एक समूह यूज़ कर रहा है, जैसे हम देखो कि मंदिर जाते हैं तो ऐसा थोड़ी है हमारा ही मंदिर है या फिर सिर्फ आपका ही मंदिर है, सबका है मंदिर, मस्जिद, या फिर मरने के बाद जो हम लोग जाते हैं जहाँ पे दफनाते हैं, शमशान घाट, सबका होता है, तालाब, ये सारे ही चीज़ें क्या होती है, एक समूह की होती है, किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है। फिर राष्ट्रीय संसाधन, देखो ये नाम से पता चलता है, ये चारों का ही बस नाम याद रखो। राष्ट्रीय संसाधन जो किसी राष्ट्र के संसाधन होते हैं, जैसे क्या है कि भारत का ताजमहल है, ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय संसाधन है। जो भारत में जो भी खनिज पाया जाता है, कर्नाटका में ही हो गया, झारखंड में ही हो गया, उड़ीसा में भी जो भी कोयला वगैरह उड़ीसा में, तो वो देश का होगा राष्ट्रीय संसाधन। जंगल हो गए, वनस्पति हो गई, ये सब राष्ट्रीय संसाधन आएंगे। अब लास्टली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ऐसे संसाधन को नियंत्रण राष्ट्रीय संस्था नहीं बाबू यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सहमति से क्या होता है कि किया जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। अभी आप देखो कि प्लेलिस्ट में आपको सारे ही चैप्टर की, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के अलग अलग आपको सॉल्यूशन, साथ में जो वीडियो चैप्टर वाला होता है यानी जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं वो वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप सारे यहाँ पे आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। और जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन, ये चाहे वो एक क्वेश्चन हो, एक टॉपिक हो, एक सब्जेक्ट हो, या फिर एक आप देखो चैप्टर हो, जो आपको पूछना आप बेझिझक हमें कमेंट कर पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।